हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। हम बच्चों आज की क्लास में केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो है कक्षा छठी और छठी कक्षा में भी जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है हिंदी के कालांशिक वन, मतलब पीटी वन के पेपर को सोल्व करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पीटी वन जो है चल ही रहे हैं या फिर किसी किसी स्कूल में होने वाले हैं। तो इन सैंपल पेपर से या इन पेपर से आपको काफी मदद मिलेगी पेपर में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इस पेपर में पूछा गया है। कुल अंक आपके होंगे 40, समय होगा आपका 1 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ पर जो है दिया गया कुछ सामान्य निर्देश की प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित है, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे। खंड क, वहां पर जो है पठित पठित गद्यांश और पद्यांश है। खंड ख, ग और घ। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपने इनके उत्तर लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप समय ज्यादा ले लें और आपका पेपर छूट जाए। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या दिया गया है। पहले अपठित गद्यांश से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त को चुनिए। आपने प्रश्नों के उत्तर चुनने हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। प्रयाग आधुनिक जो प्रयागराज है वहां की बात है। बाद में हम झांसी आकर बस गए। दोनों ही जो शहर है ये उत्तर प्रदेश के शहर है बच्चों। आगे क्या लिखा है, 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई खास जो थी दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे हॉकी के मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौ सीखिया का मतलब होता है कि जो बच्चों अभी सीख ही रहा है, जो अभी सीख ही रहा है उसको बोलते हैं नौसिखिया। ठीक है, वो एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि जो है अंडर ट्रेनिंग है, वो खिलाड़ी था वो। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक के पद पर था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मुझे मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा ही यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक का मतलब होता है बच्चों की गोल्ड मेडल मिला हमें। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार हो या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। क्या है कि जो हार है खेल में या फिर जीत है, वो कोई एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती, इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती, बल्कि हार पूरे देश की होती है, जीत भी पूरे देश की होती है। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं देखिए, चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन, लेखक 16 वर्ष की आयु में किसमें भर्ती हो गया। पश्चिमी इंडियन नेवी में, गोरखा रेजिमेंट में, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, थर्ड ब्राह्मण रेजिमेंट। तो इसका उत्तर सही है, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हो गए थे। लेखक को हॉकी खेलने की प्रेरणा किसने दी। रेजिमेंट के कोच ने, अपनी इच्छा से खेलने लगे, टीम के कप्तान से, या फिर जो है मेजर तिवारी के कहने पर। तो ये सही उत्तर होगा, सूबेदार मेजर तिवारी जो थे उन्हीं के कहने पर, उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके, मोटिवेशन प्राप्त करके लेखक खेलने लगा। बर्लिन ओलंपिक से लेखक को क्या कहा जाने लगा। हॉकी का जादूगर, हिम्मती खिलाड़ी, फास्ट स्ट्राइकर और जो है फर्स्ट बैक। तो हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक अपनी सफलता का श्रेय सफलता के बारे में क्या कहते हैं। सारे गोल उसने ही किए थे, टीम वर्क की वजह से वे ज्यादा सफल हुए, व्यक्तिगत उपलब्धियों की खुशी और स्टाफ की मदद से वे ज्यादा सफल हुए। तो लेखक का यह मानना था कि जो है टीम वर्क ही जो है सफलता का रहस्य है। इंडिविजुअल आदमी जो है, इंडिविजुअल खेल में कोई भी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी टीम गेम है उसमें या तो पूरी टीम जीतती है पूरा, या फिर पूरी टीम हारती है। तो टीम वर्क की वजह से ही
लेखक कहते हैं कि कोई भी सफलता प्राप्त होती है तो वो टीम वर्क की वजह से प्राप्त होती है। बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम ने क्या जीता? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, कोई भी नहीं। तो स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। तो ये था हमारा पैसेज, इसके क्वेश्चन आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2। यहाँ क्या दिया गया है? निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। ठीक है जी, उपयुक्त उत्तर चुनना है हमने। पहले पद्यांश पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। पद्यांश का मतलब होता है बच्चों कविता का अंश, कविता का एक छोटा सा भाग, उसको बोलते हैं पद्यांश भाग। ठीक है, क्या दिया गया कविता में? आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई, नीले नयनों साए है अंबर, काली पुतलियों से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिरप्यास बुझाई, बूढ़ी, क्या लिखा है? बूढ़ी, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। ये जो है हमारी कविता, जो पाठ नंबर 3 है, उसी में से पैसेज लिया गया है बच्चों। तो यहाँ पूछा गया है पहला प्रश्न, बूढ़ी धरती कैसी हो गई? शस्य श्यामला सी, बंजर, सूखी, हरी भरी। तो बूढ़ी धरती बिना पानी के, बारिश के जो है जो है कैसी हो गई? बूढ़ी धरती जो है बारिश के आने पर शस्य श्यामला सी हो गई। आगे क्या लिखा गया है? कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी भी है, वसुंधरा भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, पावस नहीं बोलते हैं। तो यही जो है इसका सही उत्तर होगा। पावस शब्द जो है वो बारिश के लिए यूज किया जाता है। आसमान में कौन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? स्वर्ण, बिजली, पंछी या फिर सागर। आसमान में कौन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आसमान में जो है बादल, सागर रूपी बादल, सागर रूपी बादल। तो इसका यही उत्तर हो जाएगा, और वो आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। नगाड़े बजाने का काम कौन कर रहा है? नगाड़े बजाने का काम बादल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आसमान की तुलना किससे की गई है? आसमान की तुलना नीले नयनों से की गई है। किससे की गई है? नीले नयनों से। जहां जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं, नीले नयनों साए है अंबर। अंबर का मतलब होता है आसमान। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब खंड जो है, ख है यहाँ पर, ग नहीं है, ख क्या कहता है? प्रश्न उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 3 है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर लिखने हैं। 5 ही यहाँ पर। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू क्यों कर दिया, ये बताना। इसका उत्तर हम पहले ऊपर लिख देते हैं। क्यों कहा? मेजर ध्यानचंद की हॉकी खेल में विशेष कौशल या रुचि और खेल के प्रति खेल भावना के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो ये हम लिख देंगे कि भाई जो मेजर ध्यानचंद जी थे, उनके पास हॉकी खेल को खेलने की एक विशेष कौशल थी, स्किल थी। कौशल को बोलते हैं इंग्लिश में स्किल थी। ठीक है, तो इसीलिए, और खेल के प्रति उनकी खेल भावना, ठीक है, इन दोनों के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। दूसरा प्रश्न क्या है? बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? कि जब जैसे ही बारिश की पहली बूंद आई तो धरती खुश कैसे होगी? हर्ष का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कि खुशी कैसे प्रकट हुई, ये बताना है। तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे उत्तर 2 करके यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखना है इसमें? पहली बूंद कविता के अनुसार धरती के
सूखे होठों पर बारिश की बूंद जो है, बारिश की बूंद अमृत के समान क्या होता है, गिरती है। अमृत के समान गिरती है। ऐसा लगता है, बूंद गिरना ऐसा लगता है कि मानो बारिश के कारण क्या हो गया, बारिश जो है, बारिश होने से सूखी पड़ी, है ना, सूखी पड़ी धरती को नया जीवन मिल गया हो। धरती, फिर हम लिख देंगे इस प्रकार धरती अपनी खुशी प्रकट करती है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न लिखा है, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था। तो इस तीसरे को हम यहीं लिख देते हैं, तीसरा भी। उत्तर 3, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य जो उन्होंने बताया है वो है कि खेल के प्रति क्या, सच्ची लगन और क्या, खेल भावना और अभ्यास है। ठीक है। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया था, तो ये हम ऐड करेंगे, उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया था तो तब वे एक नौसिखिया खिलाड़ी थे। कैसे खिलाड़ी थे, नौसिखिया खिलाड़ी थे, किंतु बार बार अभ्यास करने से उन्हें खूब सफलता प्राप्त हुई। ये सब हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं। आगे क्या लिखा है, अब आगे क्या पूछा गया है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का अर्थ समझाए, जो है क्या अर्थ समझ में आया आपको, वो अर्थ लिखना आपने। क्या है पंक्तियां, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इसमें आपको इन दोनों लाइनों का क्या अर्थ समझ में आया वो लिखना है। मतलब आपको यहाँ पर कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। ठीक है। तो यहाँ जो है लिखना है कि कवि के अनुसार, ये पहली बूंद से लिया गया बच्चों, तो पहली बूंद के जो कवि हैं उनके अनुसार जो है, आसमान में क्या उड़ रहा है, आसमान में बादल रूपी, सागर रूपी बादल, सागर रूपी बादल सुनहरे पंख पर का मतलब क्या होता है, पंख लगाकर उड़ रहा हो। और बादल क्या कर रहा है, बादल
अपनी बादल अपनी गर्जना से जिस तरीके से नगाड़े मतलब ढोल होते हैं, ढोल से गर्जना होती है, उसी तरीके से बादल भी अपनी गर्जना से धरती की तरुणाई मतलब जवान अवस्था को जगा रहा है। ठीक है, तो ये लिखना है हमें इस तरीके से। आगे क्या दिया गया है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि मातृभूमि कविता के अनुसार कौन सी पवन तन मन को संवारती है। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं। पांचवा प्रश्न का उत्तर है कि मातृभूमि कविता के अनुसार मातृभूमि कविता के अनुसार क्या होता है, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा तन मन संवारती है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप सभी का आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। जो है 5 क्वेश्चन थे, पांचों के हमने एक एक बिल्कुल अच्छे से आंसर लिखे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार मिटा देते हैं और फिर हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया गया, क्या पूछा गया है, वो जानने का प्रयास करते हैं। अब आ गया है हमारा व्याकरण पोर्शन। अब हम व्याकरण को सोल्व करेंगे। देखते हैं व्याकरण में क्या क्या पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न क्या है व्याकरण में, प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। जैसे बादल और आंख के समानार्थी शब्द लिखने हैं, दो समानार्थी शब्द के लिखने हैं। ठीक है, के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे यहाँ बादल का लिखना है, बादल का होगा मेघ, घन, हम जलधर भी बोलते हैं बादल को। फिर है आंख, आंख के लिए बच्चों यूज हुए हैं नेत्र, नयन, लोचन और चक्षु भी बोलते हैं। तो ये सब यहाँ 2 पूछे गए हैं, तो हमने 4 लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न क्या कहता है कि ख प्रश्न में लिखा है दया और दिया में केवल एक मात्रा का ही क्या है, अंतर है। दया और दिया में सिर्फ एक ही मात्रा का अंतर है। ठीक है, आप भी ऐसे ही कोई 2 शब्द लिखिए जिनमें केवल एक ही मात्रा का अंतर हो। जैसे ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है दया, और इसमें यदि हमने द में जो है मात्रा लगा दी तो ये बन गया दिया। मात्रा का अंतर है सिर्फ एक का ही, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर हो गया। ऐसे ही हमने भी कुछ शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये तो दिया ही गया है। आगे हम लिखते हैं, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं घड़ी, घड़ी के बाद एक शब्द हमने लिखा घड़ा। अब ये है घड़ी, ये बन गई हमारी वॉच। लेकिन जैसे ही मात्रा ई की हटाकर हमने आ की लगाई तो ये बन गया हमारा पॉट। तो इस तरीके से ऐसे ही शब्द लिखने, जैसे मैंने लिखा है आप भी कुछ सोचकर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एक और शब्द चांदी, चांदी लिखा लेकिन मैंने इसमें से एक मात्रा हटाई तो बन गया चांद। ठीक है, चांदी बोलते हैं सिल्वर को, ये सिल्वर है, ये हमारा बन गया है मून। जिस तरीके से बच्चों मैंने लिखे हैं घड़ी और घड़ा, चांदी, चांद। ठीक है, ऐसे ही मैं एक शब्द और लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मेला, और एक मैंने लिखा मेला। ठीक है, तो यहाँ 2 मात्राएं हैं, आई की मात्राएं, लेकिन यहाँ एक मात्रा है। ठीक है, सिर्फ मात्रा एक ही मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों के अर्थ में जो है बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। ऐसे आपने सब लिखने हैं। आगे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग करके दोबारा से लिखना है। जैसे योजक चिन्ह क्या होता है बच्चों, योजक चिन्ह बोलते हैं जो इस तरीके का निशान लगा होता है। जैसे हम लगा के दिखाते हैं आपको, अच्छा और हट जाएगा, यहाँ पर योजक चिन्ह लग जाएगा। अच्छा बुरा, ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। छोटा बड़ा, इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे क्या दिया गया, अमीर, अमीर, गरीब, क्या है गरीब। यहाँ क्या लिखेंगे, गुरु, फिर योजक चिन्ह और शिष्य,
इस तरीके से आप लिखेंगे इनको। आगे लिखा है, आगे क्या है, भूमि शब्द में अलग अलग जोड़कर नए शब्द बनाकर लिखिए। जैसे भूमि में हमने अलग अलग शब्द, जैसे हमारी कविता में आया था मातृ, मातृ में भूमि जोड़ेंगे तो बन जाएगा मातृभूमि। ऐसे ही पितृभूमि भी आया था एक शब्द, ऐसे पितृ लिखना है और भूमि जोड़ना है। इसके बाद देवभूमि, देवभूमि। इसके बाद बात की जाए तो एक शब्द आया था कर्म भूमि। एक और शब्द हम लिख देते हैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि। ऐसे ही हम लिखेंगे एक और शब्द जन्मभूमि। तो भूमि शब्द में हम देव, कर्म, ठीक है, कर्म, धर्म, जन्म, पितृ, मातृ ये सब जोड़कर आपको नए शब्द बनाकर लिखने थे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, आगे लिखा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ के साथ हमें मिलान करना। जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, गंगा यमुना क्या था, भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं ये गंगा यमुना। तो हमने इसके साथ मैच करा। त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब होता है तीन नदियों की मिली हुई धारा या संगम को हम त्रिवेणी बोलते हैं। जिस तरीके से प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों मिलती है तो वहां संगम स्थल बनता है, ठीक है। रघुपति कौन थे, रघुपति श्री रामचंद्र का एक नाम और दशरथ के पुत्र थे। हिमालय क्या है, भारत के उत्तरी सीमा पर फैली एक पर्वतमाला, उसे हम हिमालय कहते हैं। ये है हमारा मैच करने वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया खंड घ, रचनात्मक लेखन। यहाँ पर क्या लिखना है कि निम्नलिखित में से किसी एक के विषय में 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। जैसे मेरा विद्यालय और मेरा प्रिय मित्र। तो आपको बच्चों जो भी इसमें से अच्छे तरीके से आता है वो आपने लिखना है। जैसे हम बात करें मित्र, सभी का अपना कोई भी मित्र होगा उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय हम दोनों में से एक लिख देते हैं, मेरा विद्यालय। तो जैसे हम क्या करेंगे, पहली लाइन में सबसे पहले हमें अपने स्कूल का इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मेरे विद्यालय का नाम, मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। फिर आपका विद्यालय कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जगह पे है वो लिखना है, ठीक है। ये होगी पहली लाइन। फिर उसके बाद बच्चों आप ढेरों लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में जो है 2 खेल के मैदान हैं, खेल के मैदान है, ठीक है। मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में कक्षा पहली से 12 है, 10 है, तो आप लिखेंगे 12वीं तक पढ़ाई होती है, ठीक है। और जो है मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में आपके स्कूल में जितने भी शिक्षक है 50, 100, 150, ठीक है। शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक जेंट्स होते हैं, शिक्षिकाएं जो होती हैं उन लेडीज को बोला जाता है बच्चों। तो आप दोनों लिखेंगे। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे विद्यालय में एक कंप्यूटर लैब है, एक म्यूजिक रूम है, दो जो है प्रार्थना सभा जो है, ग्राउंड है, मैदान है, ठीक है। मेरे विद्यालय के प्रिंसिपल प्राचार्य का नाम ये है, ठीक है। और भी आप ढेर सारी बातें लिख सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे कि भाई मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, मेरा जो विद्यालय है बहुत साफ सुथरा और सुंदर है, मुझे अपना विद्यालय बहुत पसंद है, ठीक है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है, मुझे अपना विद्यालय बहुत प्यारा लगता है, ये लिखेंगे। मेरा प्रिय मित्र में आप बच्चों अपने हिसाब से लिखेंगे कि मेरा जो प्रिय मित्र ये है, इसका नाम ये है, ठीक है, ये कहाँ रहता है, ठीक है। उस मित्र की विशेषताएं लिखनी है। मेरा मित्र जो है सदैव मेरी सहायता करता है, ठीक है, यह अपना जो काम है समय पर करता है, ठीक है। और भी बातें लिख सकते हैं आप अपने मित्र के बारे में, माता पिता के बारे में बता सकते हैं, कहाँ रहता है, ठीक है।
अपने मित्र की अच्छी विशेषताएं गिनवानी है, वो सब आप इसमें लिखेंगे। आगे क्या लिखा गया है क्वेश्चन कि प्रश्न 7 क्या कहता है, जरूरी काम की छुट्टी के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, जरूरी काम हो गया आपको, तो उसके बारे में आपने यहाँ लिखना है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे क्या, जैसे लिखना है हमने प्राचार्य को लिखना है, सेवा में आपके स्कूल में टीचर जेंट्स है तो श्रीमान लिखेंगे, नहीं तो हम श्रीमती लिखेंगे, श्रीमती प्राचार्य जी। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। फिर आपको एड्रेस लिखना है, ABC जो भी है। फिर आप विषय लिखेंगे, किस विषय में आप छुट्टी ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे, ये ऊपर से ही हेडिंग से ही लिखेंगे, जरूरी काम की छुट्टी के लिए। जरूरी काम आ गया है तो हम लिखेंगे जरूरी काम की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। फिर हम लिखेंगे महोदय जी, जेंट्स है तो महोदय जी, और लेडी जो प्रिंसिपल है तो हम लिखेंगे महोदया जी। फिर हम लिखेंगे सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश कक्षा 6ठी अपना सेक्शन का छात्र हूँ, मुझे आज घर पर एक जरूरी काम हो गया है, जरूरी काम हो गया है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, ये लिख देंगे। फिर जो है कृपया करके आप मुझे एक दिन, जिस दिन की भी आपको एक दिन, जिस दिन की भी आपको छुट्टी चाहिए वो लिखना, डेट की छुट्टी भी लिख सकते हैं, और एक शब्द और है अवकाश, अवकाश प्रदान करें। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद में फिर आप आगे लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां हैं तो लड़कियां लिखेंगी शिष्य। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपना अनुक्रमांक, अनुक्रमांक बोलते हैं बच्चों रोल नंबर को, अनुक्रमांक लिख देंगे, आप अपनी कक्षा लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने पूरा लेटर लिखना है। यदि बात की जाए, एक है दूसरा लेटर है कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अपने मामा जी को सह परिवार आपने आमंत्रित करना है। ठीक है, दूसरा लेटर लिखना है। तो इसकी शुरुआत हम जैसे यहाँ पहले वाला लिखा है इसकी तरह से नहीं करेंगे कि सेवा में मामा जी, नहीं, इसको लिखेंगे पहले हम एड्रेस लिखेंगे मामा जी का। ठीक है, तो पता लिख देंगे। ठीक, पता हम लिख देंगे कि ABC शहर, ठीक है, या गली लिखेंगे पहले, गली संख्या 8 और मकान नंबर इतना, शहर ABC। फिर हम लिखेंगे प्रिय मामा जी, प्रिय मामा जी नमस्ते, आपको जानकर, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, खुशी होगी कि इस महीने की दिनांक, दिनांक आपने जो भी आपका जन्मदिन है वो लिखना है, को मेरा जन्मदिन है, मेरा परिवार मेरे जन्मदिन
को मना रहा है। ठीक है, इस उपलक्ष्य पर एक पार्टी का आयोजन है। मेरे माता पिता की ओर से आपको और पूरे परिवार को आदर सहित आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, आमंत्रित किया जाता है। और आगे फिर आप लिख सकते हैं कि जो है मैं और मेरा पूरा परिवार मतलब माता पिता, मैं और मेरे माता पिता, ऐसे लिखेंगे, मैं और मेरे माता पिता आपके आने का इंतजार करेंगे। आपका लाडला बेटा या भांजा। ठीक है, आप फिर अपना नाम लिखेंगे, नाम जो भी आपका। तो इस तरीके से बच्चों आपको लेटर लिखने दोनों, मैंने आपको दोनों बताए हैं कि जरूरी काम की छुट्टी लेनी है तब किस तरीके से लिखना है, और यदि आपको किसी को भी, जरूरी नहीं मामा है, चाचा भी हो सकता है, ठीक है, बुआ फूफा भी हो सकते हैं, मौसा मौसी भी हो सकते हैं, तो उनको भी आपको इनवाइट करना पड़ सकता है। तो आप इस तरीके से कुछ फॉर्मेट सुंदर सुंदर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये था बच्चों हमारा पूरा पेपर, ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा पेपर समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। हाँ, दूसरी बात है कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और इसके अलावा बच्चों हमने एसएसटी के पेपर के जो है वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, उसमें जाके आप एसएसटी का पेपर देखें। आज ये हिंदी का पेपर है, इसके अलावा इंग्लिश, मैथ और साइंस का पेपर भी बड़ी जल्द हम अपलोड कर देंगे। तो आप जो है चैनल पर बने रहें और जो है बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।